हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई चल रही है ना। इसी पढ़ाई को और आगे बढ़ाते हैं और इस क्रम में नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, आतंकवाद। तो नए चैप्टर का नाम आतंकवाद है, जिसके नाम से ही हमें मालूम चलता है कि आतंक यानी आतंक किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे हमारे आसपास घरों में बंदर आ जाए, बहुत सारे उधम मचाने लगे, तो वो बंदरों का आतंक हो जाएगा। और यदि कोई ऐसे जीव जंतु आ जाए या कोई कुत्ते बिल्लियां लड़ने लग जाए, तो वो भी एक प्रकार का आतंक हो जाएगा। या घर में बहुत सारे चूहों की भरमार हो जाए, तो वो चूहों का आतंक हो जाएगा। तो आतंक के प्रकार कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं आतंकवाद की, यानी एक विचारधारा की जब हम बात करते हैं, आतंक का अर्थ परेशानियां और वाद का अर्थ विचार, और विचार के साथ विचारधारा से होता है। जब भी कहीं कोई शब्द जुड़ता है वाद, तो वाद का अर्थ एक विचार होता है। शुरुआत कोई एक विचार से होती है, फिर उसके बहुत सारे फॉलोअर्स उसके साथ मिल जाते हैं, तो वो एक विचार धारा बन जाती है और उसी को हम वाद के नाम से जानते हैं। तो यहाँ आतंकवाद भी एक ऐसी विचारधारा पनप जाती है, और ये विचारधारा एक क्रांतिकारी कहें, आतंकवादी कहें, परेशानी वाली कहें या परेशान होकर कहें, तो ये एक बुरी विचारधारा है या खोटी उपज है हमारे मस्तिष्क की, कि जिस प्रकार से हम सभी खेती खाड़ी लोग हैं, आप लोग देखते हैं कि जो मेन फसल होती है उसके साथ साथ वीड्स अपने आप उग जाते हैं, यानी अनवांटेड जो वो छोटे छोटे से पेड़ पौधे होते हैं, जो मेन क्रॉप को, हमारी मेन फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, और वही खोटी उपज जो है उसी को हम आतंकवाद के नाम से जान सकते हैं। कि यानी एक ऐसी खोटी उपज जो अपने आप पनप जाती है, अपने आप उग जाती है और मेन क्रॉप को वो नुकसान पहुंचाती है, तो उसी को बोलते हैं आतंकवाद। लेकिन इस आतंकवाद का जो रूप अभी हम देख रहे हैं, वो प्राचीन काल में या आज के काफी समय पहले उसका वो रूप नहीं था। तो पहले 1793 में, 1793 से लेकर 1798 में ये क्रांतिकारी काल कहा जा सकता है आतंकवाद के लिए। तो क्रांतिकारी काल में उस समय आतंकवादी उन्हें कहा जाता था, या जिन्हें उस समय क्रांतिकारी कहा जाता था, वो क्या करते थे, अपने कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बल का प्रयोग करते थे, और उन्हें ही उस समय क्रांतिकारी कहा जाता था। और ये क्रांतिकारी विचारधारा धीरे धीरे परिवर्तित होती चली गई, और परिवर्तन के दौरान ये कब आतंकवाद में परिवर्तित हो गई, इसका एहसास हमें बाद में हुआ। तो आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है। तो हमारे समाज में कुछ लोग होते हैं जो असंतुष्ट होते हैं, हम इस बात से नहीं मुकर सकते, इस बात को हमें मानना ही होगा कि समाज में सदैव ही एक ऐसा वर्ग होता है जो असंतुष्ट होता है, और वो अपनी असंतुष्टता को समय समय पर उजागर करता रहता है कि हम संतुष्ट नहीं हैं। तो अब ये उनके उद्देश्य हो गए, और वो उद्देश्य कैसे भी हो सकते हैं। वो उद्देश्य धार्मिक हो सकते हैं, वो उद्देश्य व्यवसायिक हो सकते हैं, वो उद्देश्य व्यापारिक हो सकते हैं, वो उद्देश्य सामान्य हो सकते हैं, वो उद्देश्य असामान्य हो सकते हैं, वो उद्देश्य संवैधानिक हो सकते हैं या असंवैधानिक हो सकते हैं, या कुछ भी। मतलब आजकल तो कानूनी गैर कानूनी सब कुछ आतंकवाद की श्रेणी में ही आ जाता है, कि ऐसा असंतुष्ट वर्ग जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बल का प्रयोग करे, उसी को हम आतंकवादी कहते हैं, या आतंकवादी विचारधारा के नाम से उसी को हम जानते हैं। तो इस विचारधारा की शुरुआत हुई थी 1793 से 1798 तक विशेष रूप से हुई, लेकिन हम इतना दूर नहीं जाएंगे इतिहास में, हम थोड़ी सी करीब आ जाते हैं।
तो अभी हम वर्तमान की जब बात करते हैं तो 1983-84 में जो देखा गया था आतंकवाद, जिसका बहुत ही बुरा प्रभाव पंजाब पर पड़ा था, सबसे बड़ा जो पंजाब का आतंकवाद था वो गढ़ बना हुआ था। तो उस आतंकवाद की हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से ये आतंकवादी अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बल का प्रयोग करते हैं या अपने बुरे विचार जो है समाज में बुराइयों के रूप में ही फैलाते हैं। तो वॉल्टर लेक्योर की एक कोटेशन है कि यह लोकतांत्रिक समाजों को अस्थिर करने की कार्यवाही है। आतंकवाद या आतंक या आतंकवाद का अंग्रेजी पर्यायवाची टेररिज्म दो शब्दों से मिलकर बना है और ये है टेरर। टेरर मेन शब्द जो इसका टेरर से मिलकर बना है और ये एक फ्रांसीसी शब्द है जो टेररिज्म से प्रभावित होता है और इसका प्रयोग 1793 में और 1798 में क्रांतिकारी काल में हुआ था। इस शब्द का प्रयोग उन क्रांतिकारियों के लिए किया गया था जो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बल का प्रयोग करते थे। एक अध्ययन के अनुसार आतंकवाद का अभिप्राय उन आपराधिक कृत्यों से है जो राज्य के विरुद्ध उन्मुख हो या जिनका उद्देश्य कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाना या सामान्य लोगों में भय या आतंक पैदा करना होता है। वस्तुतः आतंकवाद कोई विचारधारा या सिद्धांत नहीं है, अपितु यह एक तरीका है, यह एक प्रक्रिया है, यह एक उपकरण है जिसका प्रयोग कर कोई भी राज्य, राजनीतिक संगठन, स्वतंत्रवादी समूह, अलगाववादी संगठन, जातीय या धार्मिक उन्मादी अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। इनके उद्देश्य कुछ भी हो सकते हैं, सामान्य या असामान्य, संवैधानिक या असंवैधानिक, कानूनी या गैर कानूनी। उपरोक्त आधार पर आतंकवाद की प्रवृत्तियों को हम निम्न रूप से परिभाषित कर सकते हैं कि क्या है आतंकवाद, कि कोई विचारधारा या कोई सिद्धांत नहीं है। पहली बात तो यही सीखनी समझनी है हमें कि आतंकवाद कोई विचारधारा या कोई सिद्धांत नहीं है, ये केवल कुछ दिमागों की एक मनोवृत्ति है जो उजागर हो जाती है कि हमें अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चाहे किसी दूसरे का नुकसान भी करना पड़े और चाहे बाद में हम स्वयं उसके नुकसान के भागीदारी बन जाएं, तब भी हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति बल का प्रयोग करके ही करेंगे। तो यही आतंकवाद है। तो आतंकवाद में कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं, कई प्रकार के उद्देश्य हो सकते हैं इनके। मैंने आपको पहले भी बताया अभी कि कुछ भी धार्मिक हो सकता है, संवैधानिक हो सकता है, असंवैधानिक होता है, कोई भी जेन्युइन रीजन हो सकता है, लेकिन बस बल का प्रयोग करना इनका मुख्य मुद्दा होता है कि बल प्रयोग करके ये अपनी बात को मनवाने का प्रयास करते हैं। हिंसक कार्यवाहियों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को, ये सुविधाओं को नष्ट कर अपने बात मनवाने के लिए दबाव बनाते हैं। अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु नेताओं, उनके रिश्तेदारों, उनके परिवारजनों आदि का अपहरण कर बदले में कैदी, आतंकवादी की रिहाई चाहना भी इनका मुख्य कार्य हो सकता है। विमान अपहरण, बम विस्फोट, तोड़फोड़ की कार्यवाही से लोगों को डराना तथा सरकार के प्रति आतंकवाद की भावना भरना, कि विमान अपहरण, बम विस्फोट, तोड़फोड़ की कार्यवाहियों से लोगों को डराना व सरकार के प्रति आतंक की भावना को भरना, यही इनका मुख्य कार्य होता है। हिंसात्मक व गैर मानवीय घटनाओं द्वारा सरकार के प्रति जन सामान्य में विश्वास को डिगाकर सरकार को अस्थिर बनाना।
आतंकवादी कार्यवाहियों के द्वारा आर्थिक हानि के साथ साथ जन सामान्य की सुख शांति का हरण करना भी इनका मुख्य मकसद होता है। धर्म व जाति के नाम पर विद्वेष फैलाना भी इनका प्रमुख कार्य हो सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आतंकवाद जो फैलता है तो आतंकवादी कार्यवाहियों में क्या करते हैं कि मुख्य रूप से डराना, धमकाना या ऐसे भय का वातावरण तैयार करना इनका मुख्य मकसद होता है, या सरकार को अस्थिर बनाना इनका मुख्य मकसद होता है। और इस प्रकार की कार्यवाही करके क्या चाहते हैं ये लोग ये चाहते हैं कि इस प्रकार की कार्यवाही करके हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करें। सरकार पे एक प्रकार का भय उत्पन्न कर देना कि इन्हें अब जो कार्यवाही करनी है, इनके जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति होने ही चाहिए। बम विस्फोट, विमान अपहरण या किसी बड़े नेता या किसी भी बड़े सेलिब्रिटी या कोई भी ऐसे लोग जिनका संबंध राजनीति में हो, जिनका प्रभुत्व स्थापित हो चुका हो, ऐसे लोगों का ये अपहरण कर लेते हैं और बड़ी से बड़ी घटनाओं को अंजाम देने में से भी नहीं चूकते। और बदले में क्या चाहते हैं सरकार से कि इनके जो काम है, जैसे किसी बड़े डॉन की रिहाई हो सकता है जिसको जेल में कैद कर रखा हो, और उसे रिहा करने का भी ये फरमान निकाल सकते हैं, सरकार पे दबाव डाल सकते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के परिवारजन को पकड़कर किसी बच्चे को या उनके फैमिली मेंबर्स किसी को भी ये इतनी बड़ी रकम मांग लेते हैं कि उनके जो खर्चे होते हैं उन खर्चों को निपटाने के लिए भी ये एक बड़ी फिरौती का कार्य भी करते हैं, और साथ के साथ ये बहुत बड़ा एक रैकेट चलाते हैं जिससे ये अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। ये जनता में भी इतना विद्वेष पैदा कर देते हैं, इतना भय पैदा कर देते हैं कि सामान्य जो जनता है वो केवल उन्हीं के बारे में सोचे, इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाए। यानी अपना सामान्य काम सामान्य तरीके से न कर पाए, ये भी आतंकवाद की श्रेणी में ही आता है। तो छोटे से छोटे रूप का से लेकर बड़े से बड़ा रूप, जैसे विमान अपहरण करना भी एक बहुत बड़ा काम आतंकवाद की श्रेणी में आता है कि विमान तक को अपहरण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आतंकवाद फैलता चला जा रहा है, और ये कि कहाँ कहाँ फैला, इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर इसका जो आतंकवाद फैला है उसका प्रारूप क्या रहा, उसे हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो जब भी कभी आतंकवाद की बात आती है तो हिंसक कार्यवाहियां और अमानवीय घटनाएं हमारे समक्ष उपस्थित हो जाती हैं कि अमानवीय घटनाएं आतंकवाद की श्रेणी में आती हैं। भारत में आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र जो रहे हैं, इसकी शुरुआत कब हुई हम देखते हैं। तो भारत में आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र, भारत में आतंकवाद की शुरुआत स्वतंत्रता के तुरंत बाद से ही होने लग गई थी। इसका उदय नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे पहले हुआ। माना जाता है कि पहला आतंकवादी संघ जो था वो आगामी जापू फिजोकी था, और ये आगामी जापू फिजोकी जो पहला आतंकवादी संगठन माना जाता है। इसके बाद में नागा नेशनल काउंसिल, ये नागालैंड का एक बड़ा आतंकवादी गिरोह था। नागा विरोधियों में भी नागालैंड की जो भारत से पृथकता और स्वतंत्रता के लिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध प्रारंभ कर दिया था। जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLI व मिजो नेशनल फ्रंट MNF के माध्यम से मणिपुर और मिजोरम में भी फैल गया। चीन व म्यांमार द्वारा इसे शस्त्र व सहयोग दिया जाता है, और 1985 में राजीव लाल डेंगा समझौते द्वारा मिजोरम में आतंकवाद की स्थिति लगभग समाप्त हो गई।
तो यदि हम बात करते हैं प्रथम आतंकवादी गिरोह की, तो वो अंगामी जाकू फिजोकी पहला आतंकवादी संगठन रहा। और भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही इस प्रकार के आतंकवादी जो कार्यवाहियां रही वो सामने आने लगी थी। शुरुआत हुआ था मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड से। तो ये भारत से पृथकता की मांग कर रहे थे, क्योंकि ये अलग प्रकार के राज्य हैं और इन्हें अपनी पृथकता से ही अपना जो स्वार्थ है, निजी स्वार्थ इनका, उसी से पूर्ण हो रहा था। तो ये चाहते थे कि हम भारत सरकार पे कहीं ना कहीं इतना प्रेशर डालें कि वो हमारी बात को मानने लग जाए। तो मिजोरम में भी ये पीपुल लिबरेशन आर्मी जो हुई थी, पीपुल लिबरेशन आर्मी और मिजो नेशनल फ्रंट MNF, इन दोनों के माध्यम से मणिपुर और मिजोरम में जो ये फैला आतंकवाद, उनसे स्थिति बहुत ही असामान्य हो चुकी थी इस आतंकवाद से। लेकिन राजीव लाल लेंगा समझौता हुआ और उसके बाद से मिजोरम से जो है हमेशा हमेशा के लिए आतंकवाद समाप्त हो गया। लेकिन हम बात करते हैं आतंकवाद के फैलाव की, तो शुरुआत होती है भारत के पंजाब से कि कहां पर इतना ज़्यादा पंजाब में आतंकवाद फैल गया कि इतनी हत्याएं, इतनी प्रकार की गैर जिम्मेदारा जो हरकतें होती हैं, वो सारी बातें इसमें आने लगी और सामान्य जनमानस इतना अधिक परेशान हो गया था कि वो अपनी सामान्य कार्यवाहियों को अंजाम दे ही नहीं पा रहा था। तो पंजाब में आतंकवाद कैसे फैला कि स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ समय पहले ही 22 मार्च 1946 में ही अकाली दल ने सिख राज्य की मांग की, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। ततः स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पंजाबी व हिंदी भाषा को आधार बनाकर 1960 से 1964 तक कई आंदोलन किए गए। श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में भी इन आंदोलनों को शांत करने हेतु 1966 में पंजाब और हरियाणा 2 राज्यों की स्थापना कर दी गई तथा चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की राजधानी बनाया गया। किंतु फिर भी ये दोनों संतुष्ट नहीं हुए और धीरे धीरे पंजाब में आतंकवाद फैल गया। 1983 से लेकर 1991 तक पंजाब में आतंकवाद की स्थिति बद से बदतर स्थिति देखी जा सकती है, जो भिंडरवाले के संरक्षण में ऑल इंडियन सिख स्टूडेंट फेडरेशन AISSF के नाम से तथा दशमेश रेजिमेंट और बब्बर खालसा जैसे आतंकवादी संगठनों ने इसे और फैला दिया। ये मोटर गाड़ियों पे यानी मोटर बाइक्स पे सवार होकर या नकाब पहनकर सामूहिक हत्याओं को अंजाम देते थे और इंदिरा गांधी की हत्या भी इसी आतंकवाद का एक हिस्सा थी। 1992 में बेअंत सिंह सरकार ने अपनी क्षमताओं का पूरा प्रदर्शन किया और जनता से पूर्ण समर्थन प्राप्त होकर इस आतंकवाद को लगभग समाप्त कर दिया गया। तो हम देख सकते हैं कि 1946 में 22 मार्च 1946 में अकाली दल ने सिख राज्य की अलग मांग की थी और स्वतंत्रता प्राप्ति के जस्ट बाद से ही, मतलब पहले से ही शुरू हो गई थी। 46 से ही हमारा देश 47 में आज़ाद हुआ, पहले पाकिस्तान अलग हुआ और उसके बाद में पंजाब या सिख राज्य भी अलग से बनाने की मांग उठाई गई, लेकिन उस बात को नहीं माना गया। तो वो कहीं ना कहीं उनमें ये बात घर कर गई थी कि यदि हमें अपना अलग राज्य मिलेगा तभी हम सुखी और समृद्ध रहेंगे। फिर ये बात धीरे धीरे फिर उठी हमारे देश की आज़ादी के बाद 64 में। तो तब बहुत इन्होंने भाषा को आधार बनाकर, बहुत हिंदी और पंजाबी भाषा को आधार बनाकर अलग पहचान बनाने की मांग की थी। तो उस समय इन हरियाणा और पंजाब 2 अलग अलग राज्य
बना दिए गए थे और दोनों की संयुक्त राजधानी जो थी चंडीगढ़ को बना दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी इनका जो जोश था वो समाप्त नहीं हुआ और 1983 से लेकर 1991 तक तो पंजाब का इतना बुरा हाल था कि स्थितियाँ इतनी बद से बदतर हो चुकी थी कि घटनाएं जो थी इस क्रम में चल रही थी कि सामान्य जन का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका था और कत्ले आम होना और लाशों के ढेर लगना इनका मेन मकसद हो गया था। ये नकाब पहनकर और बाइक पे सवार होकर इतनी सामूहिक हत्याओं तक को अंजाम देने लग गए थे और भीडर वाले के संरक्षण में बहुत सारे इनके अलग अलग लोग, दशमेश रेजिमेंट, भीडर वाला और युवा पीढ़ी को इन्होंने इतना गुमराह किया कि युवा पीढ़ी इनके साथ हो गई, क्योंकि युवाओं की जो शक्ति है उस शक्ति का प्रयोग सही जगह होना चाहिए। तो इन्होंने, आतंकवादियों ने उस युवा पीढ़ी को इतना बहला फुसला दिया और उनका जो शक्ति थी उसको इतना गलत रूप में उसको प्रसारित किया और आतंकवादी कार्यवाहियों में उन्हें झोंक दिया, जिससे उनका भविष्य सदा सदा के लिए अंधकारमयी हो गया। सिर्फ उन्हीं का नहीं, उनके परिवारजन का भी जो भविष्य था वो अंधकार में हो गया। और इस वजह से बहुत लंबे समय तक जब ये चला आ रहा था तो धीरे धीरे वहाँ की परिस्थितियों को बदलने के लिए कोशिशें की जाने लगी और उन कोशिशों का यदि हम नाम देखें तो उन कोशिशों में जो 92 में थी, बेअंत सिंह सरकार वहाँ पर उपस्थित हुई और बेअंत सिंह सरकार ने अपनी क्षमताओं का इतना अधिक प्रदर्शन किया और जनता का समर्थन उन्हें इतना मिला कि वहाँ से 92 में लगभग इस आतंकवाद की समाप्ति हो गई। तो इस प्रकार से पंजाब का जो आतंकवाद है वो बहुत ही भयानक आतंकवाद रहा।